मैं शिखा हूँ, शिखा वर्मा। 25 साल की उम्र में पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं बहुत खुश थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह हो गई। मेरी भूल की सज़ा मुझे इस कदर मिली कि मेरी जान जाते जाते बच गई। आज मैं 2 साल से कोमा में हूँ और मुझे किसी की चीख सुनाई देती है। वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मैं कुछ नहीं कर पाती। बेबस और बिना सहारे की क्या करूं मैं। अब कहानी 2 साल पीछे की है। सुबह के 6 बजे का अलार्म की घंटी से मैं परेशान होकर उसे बंद करके फिर से सो जाती हूँ और मेरी छोटी बहन पूर्वी आती है मुझे उठाने। पूर्वी, दीदी उठो, 7 बज चुके हैं और आप फिर भी सोई हुई हो। कॉलेज नहीं जाना है क्या? उठो ना दी, वरना रोज की तरह लेट से पहुंचोगी तो तुम्हारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि उनकी टीचर खुद लेट से आती हैं तो स्टूडेंट भी देर से ही पहुंचेंगे ना दी। उठ भी जाओ। शिखा, मैं जानती हूँ अभी 6:10 हुए हैं और मुझसे झूठ क्यों बोलती है हमेशा? पूर्वी, इसलिए ताकि आप जल्दी उठ जाया करें और टाइम पर तैयार होकर कॉलेज जा सकें। शिखा, मेरी छोटी बहन मेरा ख्याल बिल्कुल मेरी माँ की तरह रखती है, बहुत प्यारी है तू। पूर्वी, आप हम सबके लिए इतना करती हैं वो कम है क्या? मॉम डैड के जाने के बाद हम लोग बिल्कुल अनाथ हो गए थे। अगर आपने जिम्मेदारी नहीं उठाई होती तो ये घर तो हमसे जाता ही, साथ में हम बेसहारे हो जाते। आप हम सबका कितना ख्याल रखते हो। आपके होते हुए हमें किसी की कमी महसूस नहीं होती है, ना ही मॉम की और ना ही डैड की। शिखा, देखा, बातों ही बातों में करवा दिया ना देर। रोशन कहाँ है और दिया तैयार हुई कि नहीं? पूर्वी, मैंने उन लोगों को तैयार करके नाश्ता पैक कर दिया, अब आपका इंतजार कर रहे हैं। शिखा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। पूर्वी चली जाती है और शिखा तैयार होकर बाहर आती है। शिखा, दिया रोशन दोनों तैयार हो गए? अब नाश्ता करो बच्चा, और हाँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देती हूँ। दोनों बच्चे शिखा के साथ जाने लगते हैं तो पूर्वी कहती है, दी आपने नाश्ता नहीं किया? क्यों, जल्दी से नाश्ता कर लो ना प्लीज़ दी। पूर्वी, तूने मुझे टिफ़िन दे दिया ना, मैं खा लूँगी। और हाँ बच्चा, घर का ध्यान रखना और मैं तुम्हें कॉल करूँगी आते टाइम, क्योंकि आज मुझे सैलरी मिलने वाली है। और हाँ, ये पैसे ले और अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस ले लेना। आज शाम को सुजीत आने वाला है ना अपनी फैमिली के साथ। आपको कैसे आती? पागल, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और मैंने ही उन्हें आज बुलाया है। तू प्यार करती है ना सुजीत से कॉलेज टाइम से? हाँ, लेकिन दी आज शाम को? हाँ बच्चे, कॉलेज में छुट्टी होते ही मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाय। बाय पूर्वी। दी बाय। बाय करती हुई दिया और रोशन शिखा के साथ चले जाते हैं और फिर बस के पास जाकर दोनों बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं। शिखा भी कॉलेज जाती है और फिर क्लासरूम में सारे स्टूडेंट को देखकर शिखा के चेहरे पर मुस्कान आती है। तभी एक स्टूडेंट जो शिखा की फेवरेट थी, नंदिनी। नंदिनी, मैम आज आप कुछ अलग लग रही हैं। शिखा, क्यों नंदिनी, क्या हुआ? और अपनी टीचर से इस तरह बात करते हैं? नंदिनी, नो मैम, मैं तो बस आपकी तारीफ कर रही हूँ। शिखा, इट्स ओके, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। शिखा सबको पढ़ाने लगती है और फिर जब क्लास में छुट्टी होती है तो शिखा घर जाने के लिए कॉलेज के बाहर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी नंदिनी अपना कार लेकर शिखा के सामने आती है। मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चलेंगी? मैं उसी रास्ते से घर जाती हूँ तो। नहीं नंदिनी, मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ। सॉरी मैम, अगर आप सुबह की बातों को लेकर अभी भी मुझसे नाराज़ हैं तो मैं आपसे फिर सॉरी कहती हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बुरा क्यों मानूंगी। तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी। जिद करने पर शिखा नंदिनी के साथ कार में बैठ जाती है और दोनों बात करते हुए शिखा का घर आ जाता है। शिखा कार से उतरकर नंदिनी को बाय बोलती है और अपने घर के अंदर आती है। पूर्वी अपनी दी को देखकर कहती है, दी आप आ गई इतनी जल्दी, ऑटो भी मिल गई? नहीं बच्चे, मेरी एक स्टूडेंट है नंदिनी, उसी की कार से आई हूँ। ठीक है, आपके लिए टी लाती हूँ। हाँ, तब तक मैं चेंज करके आती हूँ। शाम हो चुकी थी और सुजीत अपनी फैमिली के साथ पूर्वी को देखने आ चुका था। सुजीत की माँ सुचिता और पापा नरेश शर्मा और सुजीत भी आया हुआ था।
शिखा उन लोगों का स्वागत करती है और अंदर बैठाती है। सुचिता, बेटा तुम्हारे घर में कोई बड़े नहीं है क्या? शिखा अपने भाई बहन के साथ खड़ी थी और कहती है, नहीं आंटी, मॉम डैड का एक्सीडेंट बहुत पहले हो गया था, तब से ये सब मेरे बच्चे हैं। और आंटी जी, आपको मेरी पूर्वी से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वही इस घर को चलाती है। मेरी पूर्वी ने ना सिर्फ एक अच्छी बहन है, बल्कि उसे होते हुए मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। बहुत प्यारी है मेरी बहन। तभी पूर्वी तैयार होकर सुजीत के मम्मी पापा के पैर छूती और कहती है, आंटी जी, मेरी बड़ी बहन शिखा ही मेरी सब कुछ है। सुचिता जी सारे भाई बहनों को देखकर कहती हैं, हमें रिश्ता तय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शिखा, लेकिन क्या आंटी जी? सुचिता, बेटा मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ, इसलिए। शिखा, आंटी जी, जब मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं सिर्फ 18 साल की थी, पूर्वी 15 साल की और मेरे दोनों भाई बहन, दिया सिर्फ 4 साल की और रोशन 8 साल का। लेकिन मैंने इन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। इनकी सारी खुशियाँ पूरी की है और मेरी पूर्वी की शादी आपके अनुसार ही होगी, क्योंकि पूर्वी हमेशा से ही मेरी बच्ची की तरह ही थी। इसलिए मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। सुचिता, आजकल तुम्हारी जैसी बहन कहाँ मिलती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि पूर्वी मेरे बेटे की पसंद है और तुम सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरी तरफ से ये रिश्ता मंजूर है। शिखा पूर्वी को गले लगा लेती है। फिर सुजीत और पूर्वी एक साथ बैठ जाते हैं। सब लोग रिश्ता तय करके चले जाते हैं। पूर्वी अपनी बहन शिखा के पास आती है और उनके पास बैठकर कहती है, दी, मैं आपकी गोद में सर रखूं? हाँ बच्चे, क्यों नहीं। दी, आप बहुत अच्छी हो, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। पूर्वी, तुम खुश तो हो ना? हाँ दी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सुजीत मिल गया और उसकी फैमिली भी। दी, आप हमारे लिए कितना कुछ करती हो, खुद के लिए सोचती भी नहीं हो। अपने लिए क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मेरी बहन हो और मेरी जिम्मेदारी भी। मैंने मॉम और डैड से वादा किया था कि उनके जाने के बाद तुम लोगों को संभालने की, तुम्हारी खुशियों का ख्याल मुझे ही रखना है। अब तुम जाकर सो जाओ। पूर्वी अपने कमरे में सोने जाती है, लेकिन शिखा के आंखों से नींद गायब है, क्योंकि उसने तो सुजीत की मम्मी से वादा तो कर लिया कि पूर्वी की शादी धूमधाम से करेगी, लेकिन इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी? यही सब सोचते हुए कहती है, मेरे नाम से डैड ने पैसे जमा किए थे, कल ऑफिस जाकर बात करती हूँ और बैंक से लोन लेने के लिए जो फॉर्म जमा किया था वो भी देखती हूँ। मैं अपनी पूर्वी की शादी अच्छे से करूँगी। मॉम डैड, आपको अपनी बेटी पर गर्व होगा। मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी। अगली सुबह पूर्वी नाश्ता बना रही थी और शिखा तैयार होकर दिया और रोशन के साथ बैठकर उन्हें तैयार होने में मदद कर रही थी। स्कूल बस में उन लोगों को बैठाकर वो कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और वो गिर जाती है। गाड़ी से कोई लड़का उतरता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर शिखा को उठने के लिए कहता है, लेकिन शिखा को चोट लगी थी, जिस वजह से वो गुस्से से खुद उठ जाती है और उस इंसान से कहती है, आप खुद को समझते क्या हैं? आपके पास गाड़ी है तो हम पैदल चलने वाले कोई कीड़े मकोड़े हैं क्या जो आपको दिखाई नहीं देते? आप भी कमाल की मैडम, मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया और मैं आपसे सॉरी भी तो कह रहा हूं ना। आपके सॉरी बोलने से मेरा चोट ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर शिखा कॉलेज के अंदर चली जाती है और तभी नंदिनी उस इंसान के पास आती है। क्या हुआ भैया आपको? और वो लड़की कौन थी? पता नहीं नंदू, मेरी वजह से उसे चोट लग गई और मैंने सॉरी भी बोला, लेकिन मुझे सुनाकर चली गई। भैया, अब किसी को चोट लगेगी और आपके सॉरी बोलने से वो चोट ठीक तो नहीं होगी ना? अरे तुम भी उसी के जैसे बोल रही हो। लेकिन वो लड़की बहुत गुस्से में थी। मुझे लगता है वो इसी कॉलेज में पढ़ती है। कैसे पता आपको? बुद्धू, क्योंकि वो इसी कॉलेज के अंदर गई थी। नंदू कॉलेज के अंदर आती है और वो लड़का वापस चला जाता है। कॉलेज में शिखा अकेले बैठी हुई चेयर पर सोच रही थी। तभी नंदिनी आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्लास में जाओ नंदिनी। ओके मैम।
शिखा ऑफिस में जाती है और कहती है प्रिंसिपल से, शिखा सर मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर हो सके तो इस कॉलेज के ट्रस्टी से कुछ। प्रिंसिपल, ये कैसे बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पैसे की ज़रूरत क्यों है और कितने पैसे चाहिए? शिखा, सर मेरी बहन की शादी है, इसलिए मुझे 5 लाख की ज़रूरत है। आपसे कुछ बनता है तो मेरी मदद कर दीजिए, मैं सूद समेत सारे पैसे लौटा दूंगी। प्लीज़ सर, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने अपनी बहन की खुशियों में पैसे की वजह से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। प्रिंसिपल, मैं समझ सकता, लेकिन बड़ी तो तुम हो शिखा, और शादी तुम्हारी बहन पूर्वी की क्यों? शिखा, मैं बड़ी हूँ और मेरी जिम्मेदारियाँ उससे भी बड़ी। मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैंने डैड से वादा किया था, जब तक अपने बच्चों को उनके पैर पर खड़ा नहीं करूँगी अपने बारे में नहीं सोच सकती। और पूर्वी की शादी मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी, ताकि मेरी बहन को ये नहीं लगना चाहिए कि डैड होते तो उसकी सारी खुशियों का ध्यान रखते। प्लीज़ सर। प्रिंसिपल, कितना सोचती हो तुम अपने भाई बहन के बारे में? मैं कुछ करता हूँ शिखा। तुम मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी जानती हो? शिखा, नाम सुना था मैंने बहुत बार। प्रिंसिपल, अब वहीं तुम्हारी समस्या का हल समाधान कर सकते हैं। तुम वहाँ जाओ और मेरा नाम लेना और कहना मुझे 5 लाख की ज़रूरत है, वो तुम्हें मना नहीं करेंगे। शिखा, लेकिन सर वो मुझे मना तो नहीं करेंगे है ना? बहुत उम्मीद है सर मुझे। प्रिंसिपल, तुम जाओ, वो तुम्हें मना करेंगे तो मेरे पास कॉल करना। शिखा, थैंक यू सो मच सर। शिखा मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी जाती है और अंदर जाकर रिसेप्शनिस्ट से मिलती है और कहती है मुझे यहाँ के एमडी से मिलना है, ज़रूरी है। तभी वो लड़की कॉल करती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है। शिखा मन में कहती कि आज अजीब क्यों लग रहा है मुझे, पैसे तो मिल जाएंगे ना, अगर उन लोगों ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगी? मैंने सुजीत की मॉम से तो प्रॉमिस तो कर लिया। ओ गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। शिखा डरते हुए अंदर आती है। मैं आई कम इन सर? कोई लड़का जो पीठ करके बैठा हुआ था, कम प्लीज़। आप शिखा हैं? शिखा वर्मा ना? शिखा, यस सर, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? वो शख्स पीछे मुड़ता है, जिसे देख शिखा उसे देखने लगती है और कहती है आप यहाँ? जी, मैं यहाँ क्योंकि ये कंपनी मेरी है। हाय, मेरा नाम रणवीर मित्तल है और आप शिखा वर्मा, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप घबराइए मत, पहले बैठ जाइए, रिलैक्स। क्या बात है बताइए? आप सोच रही होंगी पहले कॉलेज के गेट के सामने मिले और आपको चोट भी पहुंचा दी। आपकी चोट कैसी है अब? जी मैं ठीक हूँ और किसी काम से आई हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर ने भेजा है। ओके, मैं समझ गया, आप काउंटर पर जाकर कैश ले सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, अब मैं चलती हूँ। शिखा चली जाती है और घर आती है। पूर्वी उसके हाथ का चोट देखकर कहती है दी, ये चोट कैसे लगी आपको? वो कुछ नहीं, तुम परेशान मत हो, हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी। कैसी रही शॉपिंग तुम्हारी? ठीक थी, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। पूर्वी, तुम्हारे जाने के बाद मैं सब कुछ मिस करने वाली, स्पेशली ये चाय, क्योंकि तुम्हारे जैसा चाय कोई नहीं बना सकता है। दी, क्या हो गया है आपको? मुझे कुछ नहीं बच्चा, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ दी, बोलिए। पूर्वी, मैंने ना सगाई का प्रोग्राम कैंसिल कर डायरेक्ट शादी का ही सोचा है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? लेकिन आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। जैसा आपको ठीक लगे दी, लेकिन इतना खर्चा क्यों करना? हम शादी सिंपल तरीके से भी तो कर सकते हैं ना? नहीं पूर्वी, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन इतना भी नहीं कर सकती क्या तुम्हारे लिए? लव यू दी। लव यू टू बच्चा। दिन बीतते जा रहे थे। सुजीत की माँ को शिखा का प्रपोजल पसंद आया, वो भी डायरेक्ट शादी की ही बात मान गई। शिखा एक एक पैसे जोड़कर जमा कर रही थी और सामान की खरीदारी भी कर रही थी, कॉलेज जाना और फिर घर का काम भी करना। शादी का दिन नज़दीक आ गए थे। शिखा ने पूरे घर को सजवाया फूलों और लाइट से, और मेहंदी का फंक्शन भी रखा। उसने अपनी बहन से कहा था जितने भी दोस्त हैं सबको शादी में बुलाए और
दिया रोशन के कुछ दोस्त शादी में आए थे। घर में चारों तरफ रौनक थी। शिखा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी बहन की मेहंदी थी और उसने सुजीत की मम्मी की बात मानकर होटल में ही ये फंक्शन रखा। शाम को सब तैयार हो रहे थे। दिया रोशन को तैयार करके उनसे कहती है, हम लोग कुछ देर में होटल पहुंचने वाले हैं। बच्चे पूर्वी दी को परेशान मत करना और हाँ, दोनों बिल्कुल शैतानी मत करना। तो रोशन कहता है, आप कहीं जा रही हो क्या दी? नहीं बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगी तुम लोगों को छोड़कर, तुम लोग तो मेरी जान हो। आप पूर्वी दी के पास चले, वो तैयार हो गई होगी। हाँ दी चलो। तीनों पूर्वी के कमरे में आते हैं और वो तैयार हो गई थी और शिखा के पास आकर कहती है, दी कैसी लग रही हूँ मैं? तो शिखा उसे मॉम और डैड की तस्वीर के सामने ले जाती है और कहती है, बिल्कुल मॉम की तरह लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। तो दिया कहती है, दी मुझे भी लगा दो ना। तो शिखा उसे भी लगा देती है। शिखा अपने मॉम डैड की तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहती है, डैड आज आप खुश तो हैं ना? मैंने आपका एक सपना पूरा कर दिया। मॉम डैड मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। पूर्वी, दिया और रोशन तीनों शिखा के गले लग जाते हैं। तो शिखा कहती है, तुम लोग रोना बंद करो, आज खुशी का दिन है बच्चे। पूर्वी तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। घर लॉक करके घर की चाबी पूर्वी को देती है और फिर होटल की ओर निकल जाती है। होटल पहुंचकर अंदर जाकर पूर्वी और सबको हॉल में बैठाकर सारा इंतजाम देखने लगती है। कुछ देर बाद सुजीत की पूरी फैमिली आती है और मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद शिखा को याद आता है कि सुजीत के लिए जो शगुन के कपड़े थे वो घर में ही छूट गए हैं। शिखा पूर्वी के पास आती है और कहती है, पूर्वी ध्यान रखना, मैं आती हूँ। लेकिन दी आप कहाँ जा रही हैं? वो मुझे घर जाना है, वहाँ बहुत ज़रूरी सामान छूट गया है, मैं तुरंत जाकर आती हूँ, तू चिंता मत कर। दी पता नहीं क्यों मेरा मन आपको नहीं जाने देने का कर रहा है, प्लीज़ दी मत जाओ। पूर्वी अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अब तो समझदार बन जा, तू मेरी प्यारी बहन है। और हाँ, जब तक मैं आती नहीं तब तक मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। रोशन और दिया को गले लगाकर पूर्वी को समझाकर सुजीत के पास जाती है और कहती है, सुजीत मुझे बहुत ज़रूरी सामान घर से लाना है, तब तक तुम सबका ध्यान रखना। ठीक है दी, आप बेफिक्र होकर जाइए। पूर्वी मैं बहुत खुश हूँ बच्चे, तुमने अपने लिए इतना अच्छा और प्यार करने वाला हम सफ़र चुना है। रोशन और दिया शिखा का हाथ पकड़ लेते हैं। दी प्लीज़ मत जाओ इस तरह। तो शिखा घुटने के बल बैठकर उन्हें प्यार से कहती है, बच्चे मैं घर ही तो जा रही हूँ, बहुत जल्दी आ जाऊँगी। पूर्वी दी के ख्याल रखना। शिखा चली जाती है। होटल से घर बहुत दूर था। रात के सन्नाटे में अकेले शिखा ऑटो की राह देख रही थी, लेकिन ऑटो ना मिलने की वजह से वो पैदल ही चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसे अकेले में डर लगने लगा। सुनसान रास्ते, कोई इंसान तक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन शिखा हिम्मत करके चली जा रही थी। कुछ दूर चलने तक होटल बहुत दूर छूट चुका था। सुनसान सड़क, अंधेरे में अकेले शिखा को डर लग रहा था। तभी उसके कानों में एक लड़की की चीख सुनाई देती है, बचाओ प्लीज़, हेल्प मी, कोई है बचाओ। ये सुनकर शिखा दौड़कर उसी की तरफ भागने लगती है। तभी एक गाड़ी नजर आती है और वहां जाकर देखती है दो लड़के एक लड़की के साथ गाड़ी में ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो शिखा उन लोगों के पास जाकर कहती है, इस तरह किसी लड़की के साथ बदतमीजी करना कहाँ की बात है, छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो उसे। तो वो लड़के उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन शिखा उन्हें बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है और गाड़ी से उस लड़की को निकालती है। शिखा उसे देखकर कहती है, नंदिनी तुम इस तरह क्या कर रही हो और इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकलते? सॉरी मैम, मुझे इन हैवानों से बचा लीजिए। तुम पहले रोना बंद करो, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी शिखा को पीछे से उसके सर पर कोई डंडे से बहुत जोर से मारता है और वो खून से लथपथ होकर बेहोश हो जाती है। इधर नंदिनी की चीख सुनकर भी शिखा असहाय होकर अपनी आंखें खोलती है, लेकिन वो बेबस होकर सिर्फ रोती है। फिर हिम्मत करके गाड़ी के पास जाती है, लेकिन फिर एक लड़का उसके हाथ को मरोड़ देता है और बाल पकड़कर जमीन पर पटक देता है। इस बार शिखा बेहोश होकर गिर चुकी थी और नंदिनी के लाख चिल्लाने पर भी उसकी चीख उसके कानों तक नहीं पहुंच सकी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाकर थक चुकी थी, उसकी सांसें थम चुकी थीं, लेकिन इस सुनसान सड़क पर उसे गाड़ी से फेंककर उस दरिंदे ने जरा सी भी इंसानियत नहीं थी। शिखा जो जिंदा लाश बन चुकी थी और नंदिनी मर चुकी थी। उसके कपड़े, उसके जख्म इस तरह थे कि
कोई देख ले तो उसकी चीख निकल आए। इधर शिखा को गए काफ़ी देर हो चुकी थी। पूर्वी परेशान थी और दिया रोशन भी शिखा की राह देख रहे थे। मेहंदी की रस्म भी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन शिखा का कोई पता नहीं। तो पूर्वी उसे कॉल लगाती है, लेकिन फ़ोन में रिंग जाने के बावजूद भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। पूर्वी परेशान थी। सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। सुजीत की फैमिली भी जा चुकी थी, लेकिन सुजीत रुक गया और वो पूर्वी को समझाने लगा, दी आ जाएंगी, हो सकता है कोई ज़रूरी काम में फंस गई हूँ या फिर ऑटो ना मिल रही हो। पूर्वी तुम चिंता मत करो, बच्चों को देखो, उन्होंने खाना तक नहीं खाया है, उन्हें खिलाओ और खुद भी कुछ खा लो। शिखा दी आएंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, कहेंगी मैंने पूर्वी का ख्याल नहीं रखा। पूर्वी उसकी बात मानकर बच्चों को लेकर और सुजीत के साथ खाना खाने लग जाती है, लेकिन पूर्वी अभी भी बहुत चिंतित थी। उसके मन में हजारों सवाल थे। कहाँ गई होंगी थी, उन्होंने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया, कितनी देर और लगेगी उन्हें आने में। खाना खाकर सुजीत उन्हें घर छोड़ देता है और कहता है, मैं शिखा दी को ढूंढता हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। तो पूर्वी कहती है, सुजीत प्लीज़ मेरी दी को ढूंढ लेना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और इतना बोलकर वो रोने लगती है। तो सुजीत उसे चुप कराता है और कहता है, मैं दी को ढूंढ लूँगा। सुजीत अपनी कार में बैठकर रास्ते भर देखते जाता है, लेकिन शिखा का कोई पता नहीं। सुबह हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर तक जाने के बाद उसे कुछ दिखाई देता है और वो जाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो अपना आपा खो देता है और रोते हुए कहता है, ये क्या हो गया, अब पूर्वी को क्या बोलूँगा मैं। वो उठकर एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करता है और फिर कुछ देर बाद पुलिस आ जाती है और इस तरह दोनों को देखकर पुलिस उन दोनों लड़कियों को एम्बुलेंस में भेजते हैं और सुजीत पूर्वी को कॉल करके सब कुछ बताता है। पूर्वी ये सुनकर जोर जोर से रोने लगती है। रोशन और दिया को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलती है। इधर मित्तल फैमिली को पता चलता है कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है, तो वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ हॉस्पिटल में आते हैं। शिखा और नंदिनी दोनों हॉस्पिटल लाए जा चुके थे और न्यूज़ चैनल पर सारी खबरें आ रही थी। मित्तल फैमिली हॉस्पिटल आते हैं। उनके आते ही न्यूज़ रिपोर्टर वाले उन्हें घेर लेते हैं और सवालों की लाइन लगा देते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और आगे बढ़कर अपनी बेटी को देखने लग जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी की जान जा चुकी है। उन्हें ये भी पता चलता है कि जिसने उनकी बेटी की जान बचाने की कोशिश की वो भी गंभीर हालत में है, उसके भी बचने की कम चांस है। डॉक्टर अब भगवान भरोसे सुजीत पूर्वी को कॉल करता है। पूर्वी सुनते ही अपने भाई बहन के साथ हॉस्पिटल आती है और सब कुछ सुनकर नीचे बैठकर रोने लगती है। सुजीत पूर्वी दिया और रोशन को संभालते हैं और उससे कहता है, पूर्वी अगर तुम हिम्मत हार गई तो इन बच्चों को कौन संभालेगा, संभालो खुद को, तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। पूर्वी, सुजीत डॉक्टर कहाँ हैं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। सुजीत, हाँ पूर्वी चलो, मैं भी उनसे मिलने जा रहा हूँ। दोनों डॉक्टर के पास आते हैं और उनसे बात करते हैं। तभी रणबीर उन लोगों को देखकर कहता है, जी आप लोग कौन और ये इस तरह क्यों रो रही है। तो सुजीत सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रणबीर और शौक हो जाता है। इधर रणबीर अपनी माँ को संभाले हुए था, फिर नंदिनी की डेड बॉडी को लेकर सबके साथ चला जाता है। पूर्वी अभी भी रोते जा रही थी, उसके आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी, कुछ होश ही नहीं था। सुजीत उसे समझा समझा कर थक चुका था। तो रोशन उससे कहता है, पूर्वी दी, शिखा दी को कुछ नहीं होगा, आप चुप हो जाओ ना, भगवान जी से प्रार्थना करो। सुबह से रात हो चुकी थी। पूर्वी बहुत हिम्मत करके हॉस्पिटल में अपने भाई बहन के साथ थी। सुजीत जा चुका था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बुला लिया। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन शिखा की हालत में कोई सुधार नहीं आ रही थी। वो बेहोश थी। होश में लाने के लिए डॉक्टर ने बहुत कुछ किया, लेकिन अंत में डॉक्टर भी कहने लगे, मिस वर्मा कोमा में जा चुकी हैं, उन्हें कब होश आएगा ये हम नहीं कह सकते। मिस पूर्वी, अब आपकी बहन कोमा में है, उन्हें एक दिन में, एक महीने में या एक साल में होश आएगा ये हम नहीं बता सकते। लेकिन डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना, ये तो उनके होश आने के बाद ही पता चलेगा। इधर मित्तल हाउस में नंदिनी का दाह संस्कार करके सब घर आ चुके थे। नंदिनी की मम्मी मीरा मित्तल पागल हो चुकी थी। इकलौती बेटी नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही और रणबीर के पापा अपनी पत्नी को देख इस हालत में वो रो पड़े। रणबीर अपने पापा को समझा कर कहता है, पापा मैं अपनी नंदू के कातलों को नहीं छोड़ूंगा,
उन्हें बद से बदतर मौत दूंगा, एक बार पता चल जाए कौन थे वो लोग। तो रणबीर के पापा सुंदर मित्तल कहते हैं, मेरी नंदू की मौत जिसने भी किया उसे हम पहचानेंगे कैसे? पापा, उसकी जान बचाने वाली उसकी कॉलेज टीचर अभी कोमा में, वो भी उन लोगों का शिकार बन गई थी अपनी नंदू की जान बचाने में। उसकी जान जाते जाते बच गई। अब वही हमें बताएंगी कौन थे मेरे नंदू को इस तरह मारने वाले। सुंदर मित्तल रोते हुए अपनी पत्नी को लेकर कमरे में चले जाते हैं और रणबीर हॉस्पिटल जाता है और पूर्वी को देखता है 2 बच्चों के साथ। पूर्वी का उदास चेहरा, दोनों बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया उजड़ चुकी हो। रणबीर, ये जो पेशेंट है वो आपके कौन लगते हैं? पूर्वी, मेरी बड़ी बहन है वो, और मेरी दुनिया। और इतना कहकर वो रोने लगती है। रणबीर, आप इस तरह मत रोइए, देखिए आपकी बहन को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन इतनी रात को मुझे पता है मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसकी कातिलों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आपकी बहन ही मेरी बहन को इंसाफ दिला सकती है। पूर्वी, मेरी बहन बहुत खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी होने वाली थी और कल मेरी मेहंदी थी। उन्होंने मेरे लिए एक एक पैसे जोड़कर जमा किए थे। वो मुझे डोली में बिठाकर विदा करने वाली थी और मेरे छोटे भाई बहन की माँ थी। कितने मुश्किलों से उन्होंने हमें पाला था। वो पैसों का इंतजाम ना जाने कितने लोगों से मदद ली, सिर्फ हमारी खुशियों के लिए। रणबीर, जो किस्मत में होता है वही होता है। पूर्वी, मैंने अपनी बहन को खोया है और आपकी बहन कोमा में है। भगवान की कृपा से उन्हें जल्दी होश आ जाए। दोनों बातें करने लगते तभी कॉलेज के प्रिंसिपल आते हैं। रणबीर उनसे मिलता है। फिर वो लोग शिखा को देखने जाते हैं। शिखा के चेहरे पर घाव के निशान आए हुए थे, सर में पट्टी बंधी हुई थी। शिखा को देखते रणबीर प्रिंसिपल सर का चेहरा देखने लगता है। तो सर कहते हैं, क्या हुआ, तुम शॉक हो? ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी कंपनी से 5 लाख लोन लिया था, मिस शिखा वर्मा। रणबीर को सारी बात समझ में आ जाती है और वो सारी बात सर को बताता है। सर, रणबीर, नंदिनी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और शिखा की फेवरेट भी। शिखा और वो दोनों अच्छे दोस्त भी थे और शिखा मेरे कॉलेज में पढ़ाती थी और तीनों भाई बहन की जिम्मेदारी भी उसी के भरोसे थी। मुझे तो अब इन तीनों की चिंता हो रही है। अब पूर्वी अकेले कैसे करेगी? उसकी तो कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। रणबीर, सर आप चिंता मत कीजिए, सारा इलाज का खर्च मैं दूंगा और आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। प्रिंसिपल सर पूर्वी को समझाकर चले जाते हैं। उस दिन से सुजीत ना ही उसकी फैमिली कोई खबर लेने आई। पूर्वी अकेले ही अब दोनों बच्चों के साथ घर का ध्यान रखने लगी और कुछ दिन बाद वो नौकरी ढूंढने लगी, क्योंकि रोशन और दिया की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च सबकी जिम्मेदारी पूर्वी पर ही आ चुकी थी। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन पूर्वी को कितने मिन्नत के बाद एक कोचिंग क्लास की उसकी जॉब लग गई। सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक का इससे पूर्वी का घर का काम भी करती थी और भाई बहन के साथ शिखा से भी मिलने हॉस्पिटल जाती थी। 2 साल बीत गए अब, लेकिन शिखा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। उसके जख्म ठीक हो चुके थे और रणबीर उसे देखने आता और चला जाता। शिखा को कोमा में गए 2 साल हो चुके थे और पूर्वी ने पूरा घर संभाल लिया और अपने भाई बहन के साथ वो खुश रहने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे शिखा की कही हुई बात आज भी याद आती है कि अगर मुझे आने में देर हो जाए तो रोशन और दिया का ख्याल रखना। वो रोते हुए कहती, दी प्लीज़ होश में आ जाओ, मैं अब नहीं रह सकती आपके बिना। ये घर आपके बिना सूना हो गया है। आप हमारी सब कुछ थी। 2 सालों से हम अनाथ जैसे हो गए हैं। अगले दिन पूर्वी कोचिंग क्लास के वापस आ रही थी, तभी उसने सुजीत के दोस्त रेहान को देखा और बिना कुछ बोले वो जाने लगी तो रेहान उसे पुकारता है, पूर्वी, पूर्वी रुको तो, मेरी बात तो सुनो। पूर्वी चले जा रही थी। वो अपनी बाइक लेकर पूर्वी के आगे आ जाता है और कहता है, रुको तो मेरी बात तो सुन लो पूर्वी। रेहान, तुम मुझे इस तरह सड़क पर मेरे साथ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ रेहान, जाने दो मुझे। पूर्वी, तुम्हारी शादी होने वाली थी ना सुजीत से, फिर तुम दोनों में ऐसा क्या हो गया? सुजीत दूसरी शादी कर रहा है
उसी ने मुझे इनवाइट किया। मुझे लगा तुम दोनों की शादी है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला तुम दोनों अलग हो चुके हो। सुजीत से मैंने पूछा भी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, और आज तुम मुझे मिल गई। क्या हुआ पूर्वी, बताओ ना। सुजीत को तुमने क्यों छोड़ा, क्या वजह? तो पूर्वी कहती है, पूछना अपने दोस्त से। मैंने छोड़ा या उसने? प्यार करती थी मैं उससे, और उसने मेरे प्यार का यह सिला दिया। क्या कमी थी मुझ में? मेरी बहन ने मेरी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, और सुजीत का साथ मुझे इस वक्त चाहिए था, तो उसने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। ये भी जानना जरूरी नहीं समझा कि मैं कैसी हूँ, कैसे जी रही हूँ। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, अपने भाई और बहन के साथ बहुत खुश हूँ। रेहान कहता है, तुम आज भी नहीं बदली, लेकिन फ़र्क इतना है कि उस दिन तुमने मुझे ठुकरा कर सुजीत के प्यार को एक्सेप्ट किया। मैं जानता था सुजीत तुम्हारे लायक नहीं है, फिर भी तुमने उसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। मुझे बहुत दुख हुआ था। खैर जाने दो। तुम्हारी बहन कैसी है? दी 2 साल से कोमा में है। क्या हुआ था तुम्हारी दी को, मुझे बताओ। और भी सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर रेहान कहता है, ऐसा दुख और ऐसी तकलीफ भगवान किसी को ना दे। तुम चलो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं रेहान, मैं चली जाऊँगी, मेरा घर पास में है। तुम जाओ और सुजीत की शादी को एंजॉय करो। और हाँ, उससे कहना कि पूर्वी कह रही है तुम उसके प्यार के लायक ही नहीं हो। तुमने उसे छोड़ा ना, एक दिन तुम पछताओगे। पूर्वी चली जाती है और रेहान उसे देखता रहता है। घर आकर वो थोड़ी देर रिलैक्स होकर अपने भाई बहन को लेकर हॉस्पिटल जाती है और देखती है रणबीर शिखा के पास बैठा हुआ है। तो पूर्वी कहती है, आप यहाँ इस तरह, क्या बात है? तो रणबीर कहता है, मैंने देखने आया था, और डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और बताया कि शिखा ने अपने हाथ और पैर हिलाए थे। क्या सच में दी ने ऐसा किया? मुझे यकीन था दी को जल्दी होश आ जाएगा। प्लीज़ भगवान जी, मेरी दी को होश में लाइए। रणबीर कहता है, आपकी दी को बहुत जल्द होश आ जाएगा, और आपको खुश देख बहुत खुशी हुई। तभी रेहान आता है और कहता है, भाई मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आप चलिए। तभी उसकी नज़र पूर्वी पर पड़ती है, तो वो कहता है, पूर्वी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी दी को देखने आई थी। तो रणबीर कहता है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से? हाँ भाई, हम एक ही कॉलेज में थे, और यहाँ इसे देखकर मुझे अजीब लग रहा है। रणबीर सब कुछ बताता है कि इनकी बहन की हालत नंदू को बचाने में हुआ है। मेरी नंदू तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने अपने कातिलों का पर्दाफाश करने के लिए शिखा को चुन लिया। तुम्हें पता है रेहान, शिखा नंदू की कॉलेज टीचर थी। भाई हमारी नंदू की जान चली गई, और पूर्वी की बहन इस हालत में, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं यहाँ क्यों नहीं था। तभी शिखा बेहोशी में, उसके जेहन में नंदिनी का चिल्लाना, बचाओ बचाओ कोई है। फिर शिखा का उसके पास जाना, उस पर किसी ने हमला किया, फिर उसने उसके बाल पकड़कर पटका। उस दरिंदे का चेहरा धुंधली सी नजर आ रही थी, और फिर वो चिल्ला कर उठी, नंदिनी। सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आते हैं, और पूर्वी उसे देखते ही गले लगा लेती है, और दोनों बच्चे भी उससे लिपट जाते हैं। वो सबको देखकर रोने लगती है। फिर वो रणबीर और रेहान को देखती है। शिखा रणबीर को देखकर पहचान गई थी, ये तो रणबीर मित्तल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? तो पूर्वी शिखा को बताती है, नंदिनी इनकी छोटी बहन थी। शिखा नंदिनी के बारे में पूछती है तो रणबीर कहता है, नंदिनी इस दुनिया से चली गई है। तो इतना सुन शिखा रोने लगती है और कहती है, आई एम सॉरी नंदिनी, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बचा पाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं बेबस थी रणबीर जी, मैंने आपकी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दो। फिर वो पूर्वी से कहती थी, बच्चा तुम्हारी शादी तो नहीं हो पाई ना, सुजीत कहाँ है? मैं उससे कहूँगी कि मैं तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करूँगी, लेकिन सुजीत कहाँ है? पूर्वी, कहाँ है सुजीत? बताओ बच्चा। रोशन, दिया, तुम दोनों बताओ, मुझे क्या हुआ? पूर्वी मुझे क्यों नहीं बता रही है? तब डॉक्टर आते हैं और शिखा को देख कहते हैं, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ज़्यादा सोचने से आपका सर दर्द हो सकता है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। रणबीर उन्हें थैंक यू कहता है, और फिर डिस्चार्ज पेपर साइन लेकर आता है। पूर्वी साइन करती है, फिर सबको लेकर रणबीर शिखा के घर आता है। रेहान सिर्फ पूर्वी को ही देख रहा था,
और सोच रहा था पूर्वी के साथ कितना कुछ हो गया, लेकिन वो सुजीत एक बार भी देखने नहीं आया। कैसा इंसान है वो। पूर्वी, तुम सच में बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम भाई बहनों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। मेरी नंदू को इंसाफ जरूर मिलेगा, मैं जानता हूँ। शिखा दी रणबीर भाई की बात जरूर मानेंगी। शिखा को होश आ चुका था। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर रणबीर, रेहान और अपने भाई बहनों के साथ घर आ चुकी थी और फिर वो अपने रूम में आराम करने चली जाती है। रणबीर और रेहान उसका घर देख रहे थे। दिया और रोशन दोनों शिखा के पास बैठे हुए थे। रेहान पूर्वी से कहता है, पूर्वी, तुम कल कोचिंग क्लास जाओगी ना? पूर्वी, हाँ जाऊंगी, क्या हुआ? रेहान, मैं कल तुमसे मिलता हूँ, बाय। पूर्वी, बाय। रेहान और रणबीर दोनों चले जाते हैं और गाड़ी में वो दोनों बातें कर रहे थे। रेहान कहता है, भाई आप शिखा दी को कैसे जानते हैं? रणबीर, वो हमारी कंपनी में लोन लेने आई थी। प्रिंसिपल सर ने भेजा था उसे और मुझे नहीं पता था कि वो नंदू की टीचर है। मैं तो उसे हॉस्पिटल में देखकर चौंक गया था। उसकी हालत देखकर मुझे रोना आ गया। तीनों भाई बहन रो रहे थे। मुझे उनका दुख देखा नहीं गया। मेरी नंदू तो चली गई, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना की कि इनके सर से पहले ही माँ बाप का साया उठ चुका है। इसकी बड़ी बहन को कुछ हो गया तो इन लोगों का क्या होगा? ये तो पूरी तरह से अनाथ हो जाएंगे। मैंने ही शिखा का इलाज का सारा खर्च उठाया। रेहान, भाई लेकिन अब क्या होगा? वो आपकी बात मानेगी? वो नंदू को इंसाफ दिलाने में आपकी मदद करेगी? रणबीर, रेहान, जितना मैं जानता हूँ, जिसने अपनी जान की फिक्र नहीं की, जिसने अपने भाई बहनों को छोड़ पहली मेरी बहन को बचाने की कोशिश की, वो लड़की आम नहीं हो सकती। वो लड़की जरूर दिल से सोचती है, क्योंकि दिमाग से सोचती तो ना ही नंदू की जान बचाने की कोशिश करती, ना ही खुद को इतने बड़े जोखिम में डालती। मुझे यकीन है खुद से ज़्यादा शिखा पर, क्योंकि जब मैंने उसे पहली बार देखा तो समझ गया कि लड़की बहुत ही साहसी और जिम्मेदारियों से घिरी हुई है, जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों की परवाह ज़्यादा करती है। रेहान, बहुत अच्छी तरह से जान गए हो आप उन्हें। क्या बात है? रणबीर, कुछ नहीं, तुम अब कोई सवाल नहीं करोगे। हम ऑफिस जा रहे हैं और तुम भी आज से ज्वाइन कर रहे हो, नहीं तो मैं चाचू को कॉल करके बता दूंगा। रेहान, आप डैड को क्या बताएंगे? रणबीर, यही कि तुम पूर्वी को कॉलेज टाइम से प्यार करते हो, वो भी एक तरफा, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? रेहान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई, लेकिन उस टाइम माहौल और अभी के माहौल में बहुत अंतर है। अभी पूर्वी के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं और मैं अपनी फीलिंग बता करके उसे हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं उस पर हमदर्दी जता रहा हूँ। जहाँ तक मैं पूर्वी को जानता हूँ, अगर मैंने उसे दिल की बात बता दी तो मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। रणबीर, मेरा भाई समझदार हो गया है। ऑफिस आ गया है, अब उतर जाओ और अंदर चलो, बहुत काम है। दोनों अंदर जाते हैं और फिर रणबीर अपने केबिन में काम करने लगता है और रेहान को समझाने लगता है। इधर पूर्वी अपने घर में शिखा के पास बैठने आती है और शिखा उठकर बैठ जाती है। कहती है, पूर्वी, मैंने तुम्हारे कंधे पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी ना, क्या करूं? मैं उस रात की घटना आज भी मेरे आंखों के सामने दिखाई देती है, जैसे मानो अभी मेरे सामने गुजर रही हो। आंखें बंद करती हूँ तो नंदिनी का चीखना चिल्लाना मुझे चैन से सोने नहीं देता है। क्या गलती थी उसकी, जो उन दरिंदों ने उसके साथ रेप करके उसकी जान ले ली? मैं देखते हुए भी कुछ ना कर सकी। इतना बोलकर शिखा रोने लगती है तो पूर्वी उससे कहती है, दी, आप तो बहुत हिम्मत वाली हो, मुझे हमेशा प्रोत्साहित करती हो, तो आप रो मत, क्योंकि नंदिनी को इंसाफ भी दिलाना है आपको। मैं जानती हूँ ये सब बहुत कठिन होगा आपके लिए, लेकिन हिम्मत रखने से सब कुछ होगा। शिखा, पूर्वी, एक बात बता बच्चे, ये सुजीत अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? पूर्वी, दी, आप उस इंसान का नाम भी मत लो, वो आपके भरोसे के लायक भी नहीं था। छोड़ दिया उसने मुझे 2 सालों में, एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया, ना ही कोई खबर ली। मैं जी रही हूँ या मर रही हूँ। जानते हो आप दी, आपके कोमा जाने से हमारे ऊपर क्या बीती। घर में एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए, लेकिन वक्त और हालत ने मुझे जीना सिखा दिया। मैं एक कोचिंग क्लास में पढ़ाने जाती हूँ। दोस्तों, क्या शिखा को नंदिनी के कातिल याद आ जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
और कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।